हेलो मेरे प्यारे बच्चों, केम छो मज़ा माँ। आप सभी का स्वागत है एसपी मिश्रास इकोनॉमिक क्लासेस में। आज हम करने जा रहे हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। इससे पहले हमने प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई यूनिट का प्रोडक्शन फंक्शंस, रेवेन्यू, कॉस्ट चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, जैसे कि मैंने पहले बताया। हाँ, इस चैप्टर में टीसी, एमआर, एमसी ऐसे कुछ छोटे छोटे टर्म्स यूज़ होंगे। यदि हम डायरेक्टली इस चैप्टर को देखेंगे तो कुछ नहीं समझेंगे, क्योंकि हम क्लास 11th के बाद पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो ज़रूर आप वो रेवेन्यू, कॉस्ट और प्रोडक्शन फंक्शंस वाली चैप्टर को देख लो, नहीं तो इसमें थोड़ा समझ नहीं पाओगे। जल्द से जल्द प्लेलिस्ट में जाओ, सारे वीडियोस को बहुत अच्छे से देखो, समझो, नोट्स बनाओ। बाकी मैं आपको व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर लो जो स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है, और मैं उसमें आपको मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है नोट्स, ये सारी नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगी। देर किस बात की, जल्द से जल्द इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मेरे स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पहले तो हम इंट्रोडक्शन समझेंगे, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता क्या है, किस खेत की मूली है। दूसरी, ये एमआर और एमसी अप्रोच से हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को कैसे निकालते हैं। इसमें टीसी एंड टीआर अप्रोच भी है, बट ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। हाँ, यदि आप लोगों को चाहिए तो अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर देना कि सर चाहिए, डेफिनेटली। तो चलिए, ये दो ही टॉपिक है, चैप्टर है बहुत छोटा सा, छोटा पटाखा बड़ा धमाका है। तो चलिए हम समझते हैं इस चैप्टर के अंदर जाके, देरी और नहीं करेंगे। ये जो दिख रहे हैं ये शंकर लाल एक बड़े प्रोड्यूसर हैं। कौन है? बड़े प्रोड्यूसर जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। इस कंडीशन से हम समझेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या है। देखो, ये कोई गुड्स बनाते होंगे जिसमें इनको कॉस्टिंग लगता है 10 रुपये का, मतलब 10 रुपये का पैसा खर्चा होता है, 50 का रेवेन्यू आता है। रेवेन्यू मतलब क्या हो गया, मेरे को ये पेन बनाने में 10 रुपये लगे थे और मैंने इसको बेचा, तो ये बेचने के बाद मुझे मान लो 50 रुपये आए, तो ये मेरा हो गया रेवेन्यू जो मेरे जेब में आया। ठीक है, तो 10 रुपये मुझे इसको बनाने में लगा, 50 रुपये मेरे पास आया, दैट इज़ रेवेन्यू। और यदि मैं प्रॉफिट देखूं मेरा कितने का हुआ, तो जाहिर से बात है ना बच्चों, 40 का हुआ। तो यही तो हम निकालते हैं, जब हम टोटल रेवेन्यू से टोटल कॉस्टिंग को माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिलता है? क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। क्या मिलता है? प्रॉफिट। सेम चीज़ यहाँ पे सेकंड कंडीशंस का भी हम देखेंगे। तो सेकंड कंडीशन नंबर 2 में क्या है, इनका 20 रुपये का कॉस्टिंग लग रहा है और 50 रुपये का रेवेन्यू आ रहा है, प्रॉफिट कितने का है? 30 रुपये का। सेम तीसरा कंडीशन भी देख लो, तीसरे कंडीशन में भी 30 रुपये का कॉस्टिंग है, 50 रुपये प्रॉफिट रेवेन्यू है, तो 20 का प्रॉफिट है। तो मुझे बताओ, पहले कंडीशन में 40 रुपये का प्रॉफिट कमा रहे हैं, दूसरे कंडीशन में 30 रुपये का प्रॉफिट कमा रहे हैं, तीसरे कंडीशन में 20 रुपये का प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ये जो प्रोड्यूसर है कहाँ पे ज़्यादा खुश होगा, सेटिस्फाइड होगा? श्योरली प्रोड्यूसर इज सेटिस्फाइड एट, अरे ज़्यादा पैसा, पैसा किसको नहीं चाहिए, सबको पैसा चाहिए। इस केस में इनको ज़्यादा पैसा इनके जेब में आ रहा है तो प्रोड्यूसर इज सेटिस्फाइड व्हेन ही इज गेनिंग मोर इनकम। प्रोड्यूसर का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब ज़्यादा प्रॉफिट जहाँ मिल रहा है वहीं पे तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट में आएगा। मोर सेटिस्फाइड इज कंसिडर्ड टू बी मोर, प्रोड्यूसर इज इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इस केस में हम बोलेंगे जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट प्रोड्यूसर, वहाँ क्या है? इक्विलिब्रियम आ रहा है। उसी चैप्टर को हम, इसी केस को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। बोलो समझ में आया बच्चों? 100% आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हम किसे कहते हैं। अब हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं इसकी थोड़ी सी मीनिंग हमारे चैप्टर के हिसाब से। देखो, इट इज़ अ कंडीशंस और सिचुएशंस वेयर प्रोड्यूसर गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम सेल्स ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। सेल्स द लेवल ऑफ आउटपुट, जितना ज़्यादा वो सेल्स करेगा, जिससे जो आउटपुट आ रही है उससे जो प्रॉफिट आ रही है, जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट आ रही है वहाँ पे हम कहेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट में है। सेकंड भी एक है जो डेफिनेशन है, वो क्या है? इट रेफर्स टू द प्राइस एंड आउटपुट कॉम्बिनेशंस विच ब्रिंग्स मैक्सिमम प्रॉफिट। ज़्यादा प्रॉफिट जहाँ आ रहा है वहाँ हम कहेंगे प्रोड्यूसर क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट में है। यहाँ देखना है, एक और कंडीशन यहाँ पे दिया है, प्रॉफिट डिक्लाइंस एज प्रोडक्शन इंक्रीज्ड। आपको ये समझ में आया कि कैसे, जैसे प्रॉफिट कैसे डिक्लाइन हो जाएगा जब हमारी प्रोडक्शन बढ़ती चली जाएगी? अरे प्रोडक्शन ज़्यादा होते से तो प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए, ऐसे कैसे होगा? देखो बच्चों, मान लो कि मैं एक मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मेरे मोबाइल फ़ोन का बहुत अच्छा फीचर है और मैं प्रोडक्शंस कर रहा हूँ, मुझे पता है मेरा जो मोबाइल खरीदने की मार्केट साइज़ है वो 100 लोग हैं जो मोबाइल मेरा परचेस करेंगे।
अब मैंने 100 यूनिट मोबाइल बना दिया, 100 यूनिट बनाने के बाद उनके पास 100 लोगों ने मेरे मोबाइल को खरीद लिया, उसके बाद मैं क्या करूँगा? जैसे जैसे मेरी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा बच्चों? डिक्लाइन हो जाएगा, क्योंकि मुझे मेरे सेल्स को इंक्रीज करने के लिए थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? मेरी प्रॉफिट को डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी मैं सेल्स बढ़ा पाऊंगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। इन दैट केस हम कहते हैं प्रॉफिट डिक्लाइन हो जाएगा जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये ध्यान देना, ठीक है। अब आते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हम कैसे निकालेंगे। दो स्टेट में निकालेंगे, एक है एमआरएमसी अप्रोच और एक है टीआरटीसी अप्रोच। ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो एमआरएमसी अप्रोच को हम देखेंगे। तो चलिए जल्द से जल्द हम एमआरएमसी अप्रोच को डिस्कस कर लेते हैं, ये कैसे निकालते हैं। इसमें बच्चों कंडीशंस क्या आता है और एजम्पशंस क्या है, दो चीज़ को डिस्कस कर लो। पहला कंडीशन होना चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होना चाहिए। मैंने पहले ही आपको बताया था, यदि एमआरएमसी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो चैप्टर आपने पढ़ा नहीं, रेवेन्यू और कॉस्ट, तो वो दो चैप्टर को देखना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आएगी, ठीक है। इसी उस चैप्टर के पॉइंट्स को मैं यहाँ बताने लग जाऊँ तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो थोड़ा सा जाके उसको देख लो प्लीज। एम आर इज इक्वल टू एम सी, कंडीशंस होना चाहिए। सेकंड, एमसी मस्ट बी इंक्रीजिंग स्टेट में होना चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट क्या हो? इंक्रीज स्टेट में हो, डिक्रीजिंग स्टेट में होगा तो तब इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा। ये दो कंडीशंस जब एक साथ आते हैं तभी हम कहेंगे क्या है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट में है एमआरएमसी अप्रोच में, ठीक है। और एजम्पशंस क्या होगी? एजम्पशंस क्या होगा? प्रोड्यूसर मस्ट बी रैशनल, कोई पागल नहीं होना चाहिए, मतलब वो हर वक्त इसके लिए प्रोडक्शन करे कि उसके जेब में ज़्यादा प्रॉफिट आए। यदि कर रहा है, मैं समाज सेवा करने के लिए मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो उस केस में कभी नहीं उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट में आएगा, हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। रैशनल होगा, वो प्रॉफिट कमाने के लिए प्रोडक्शन कर रहा है, तभी हम यहाँ पे उसको ये जो एमआरएमसी अप्रोच एप्लीकेबल हो पाएगा। द फॉर्म ऑलवेज प्रोड्यूस अ पॉजिटिव लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई 2 साल में 3 साल में एक बार वो गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा है, कंटिन्यूअसली वो बना रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज यूनिट्स बनाते चले जा रहा है, उसी केस में हम निकाल पाएंगे एमआरएमसी अप्रोच से। कमोडिटी प्रोड्यूस बाई फार्म परफेक्टली डिविजिबल, मतलब ऐसा नहीं कि कोई मतलब अरे मैंने बहुत ज़्यादा गेहूं प्रोडक्शन कर दिया, ऐसा नहीं होगा। कितना यूनिट किया वो डिविजिबल, जैसे मैंने बहुत ज़्यादा पेन कर दिया, उससे नहीं होने वाला है। क्वालिटेटिव अप्रोच नहीं होगा, क्वांटिटेटिव अप्रोच, मतलब मैंने 100 पेन बनाया 10 रुपये के प्राइस से, ऐसे, ठीक है। ऐसा होगा तभी हम निकाल पाएंगे एमआरएमसी अप्रोच से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। ये देखना आपको, लिखना बहुत जरूरी है। एक मार्कर पूछ देगा एजम्पशंस बताओ, कंडीशंस बताओ, तो आपको बताना है, ठीक है। एमआरएमसी अप्रोच हम डिस्कस करेंगे दो कंडीशन में, एक तो जब प्राइस फिक्स होगा, मतलब कितने यूनिट्स में प्रोडक्शन हो जाए, सारे यूनिट्स में प्राइस फिक्स है, प्रोड्यूसर बढ़ा नहीं रहा है प्राइस, ना घटा रहा है, ठीक है। उस केस में हम एमआरएमसी अप्रोच लगा के प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम निकालेंगे। दूसरा केस हो गया प्राइस फॉल्स, मतलब जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होती चली जा रही है, प्राइस क्या हो रहा है? गिराते चले जा रहा है। भाई इनको सेल्स को मैक्सिमाइज करना है तो प्राइस को थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा, करेगा तभी तो सेल्स बढ़ेगा। तो ये दोनों केस में हम भी समझेंगे कि दो केस में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट में कब और कैसे आएगा, ठीक है। तो चलिए हम अब इसको डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइस जब फिक्स होता है तो उस समय प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट में कब आता है। व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट होता है उस समय प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट में कैसे आएगा। देखो इसके लिए शेड्यूल लिया है, ये 6 लेवल ऑफ यूनिट का आउटपुट कर रहे हैं, पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, मतलब 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, ऐसे करके वो लेवल ऑफ आउटपुट कर रहा है। हर लेवल ऑफ आउटपुट में देखना जो यूनिट प्रोडक्शन है, पर यूनिट प्रोडक्शन है, पर यूनिट प्राइस है, जो हर लेवल में पर यूनिट प्राइस है वो क्या है? फिक्स है, तो ये चेंजेस भी नहीं कर रहा है, मतलब प्राइस कांस्टेंट है। और हम पीआर कैसे निकालते हैं? टोटल रेवेन्यू कैसे आया? जितनी उसने प्राइस रखा था और जितना क्वांटिटी इसने सोल्ड किया उसको आप मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल गया। जैसे ये 11 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 11, 11 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 22, इस हिसाब से इसका टोटल रेवेन्यू इसको जनरेट हो रही है जैसे जैसे ये अपनी प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। टोटल कॉस्टिंग क्या है? पहले मान लो ये 1 यूनिट पर 12 रुपये लगा, फिर 2 यूनिट बना रहा था, इसको पर यूनिट 23 रुपये लगा, फिर ये 3 यूनिट बनाया, पर यूनिट 33 रुपये लगा, फिर इसने 4 यूनिट बनाया, पर यूनिट 42 रुपये लगा, फिर इसने 5 यूनिट्स बनाया, पर यूनिट 53 रुपीज़ लगा। ऐसे इसका कॉस्टिंग भी बढ़ते चला गया। उसके बाद हम एमआर कैसे निकालते हैं? डेल्टा टी आर अपॉन में डेल्टा क्यू। डेल्टा क्या है? जो चेंज है। अब देखो पहले में कोई चेंजेस है नहीं है, हमने 11 के 11 इधर प्लेस कर दिया, में कोई चेंजेस है नहीं है, तो हमने एमआर मार्जिनल रेवेन्यू हमारे 11 है। अब जब हमने यहाँ देख रहे हैं यहाँ कितने का चेंजेस आया? 11 का चेंजेस आया टीआर में, और क्वांटिटी में कितना चेंजेस आया? 1 का आया, तो हमारा यहाँ 11 हो गया। सेम प्रोसेस में जितना जितना चेंजेस आती गई, तो जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन होते गया, ये चेंजेस जितनी आती गई उस हिसाब से आप यहाँ पे प्लेस करते चले गए। तो समझ में आया बच्चों? डेफिनेटली। वैसे ही एमसी भी हमने निकाला। एमसी का क्या है? टोटल मार्जिनल कॉस्ट जो है हमारी, ये मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, तो पहले में कोई चेंजेस तो है नहीं टोटल कॉस्ट में, तो हमने एज इट इज रख दिया। फिर हमारे जैसे यहाँ पे चेंजेस आया 11 का रख दिया, मतलब टोटल क्वांटिटी में 1 का चेंजेस आया, ये फॉर्मूला लगा के हमने क्या कर दिया, ये सेट करते चले गए एक एक जगह पे, ठीक है। अब हमको यहाँ देखना है एमआर और एमसी में क्या बिहेवियर। पहले कंडीशन में एमआर इज लेस देन एमसी है,
एम आर लेस कम है, एम सी के बराबर नहीं है। यहाँ एम आर एम सी इज इक्वल टू है, क्या प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आ जाएगा? नहीं। यहाँ एम आर इज मोर देन एम सी है, ठीक है, एम आर इज मोर देन एम सी है, यहाँ एम आर इज इक्वल टू एम सी है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। देखते हैं, यहाँ एम आर लेस देन एम सी है। अब कहाँ पे यहाँ प्रोड्यूसर हम बोलेंगे प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम पॉइंट? बताओ बच्चों। चलो इसको थोड़ा ग्राफ में जाके देखते हैं। हमने कंडीशन क्या समझा था भाई? एम आर इज इक्वल टू एम सी होना चाहिए और एम सी मस्ट बी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। यदि ऐसा है ये दो कंडीशन, तभी हम बोलेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट में है। देखो पहले कंडीशन में यहाँ पे ये जो पॉइंट ए पॉइंट आप देख रहे हो, ए पॉइंट में क्या है? एम आर इज इक्वल टू एम सी है कि नहीं है? डेफिनेटली है। बट यहाँ पे एम सी क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में है? नहीं, एम सी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहाँ इस केस में एम सी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो यहाँ प्रोड्यूसर कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। आप समझो, यहाँ एम आर इज इक्वल टू एम सी मार्जिनल कॉस्ट है, प्रोड्यूसर का कॉस्टिंग क्या हो रहा है? डिक्रीज होते जा रहा है। क्या कॉस्टिंग जब डिक्रीज होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट में आ जाएगा? कभी नहीं आएगा। हम कभी भी हमारा प्रोडक्शन को रोकेंगे? नहीं रोकेंगे। कॉस्टिंग कम हो रहा है, फायदा ज्यादा हो रहा है, हम कभी भी हमारे प्रोडक्शन को रोकेंगे? नहीं रोकेंगे ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इस केस में बी पॉइंट में देखो कॉस्टिंग बढ़ गया और यहाँ पे ये देख रहा है कि एम आर इज इक्वल टू एम सी पोजिशन में आ गया। यहाँ पे एम आर इज इक्वल टू एम सी है, पोजिशन में आ गया। जैसे ये वाला केस है फिफ्थ यूनिट में क्या हो रहा है? एम आर इज इक्वल टू एम सी है, ये फिफ्थ यूनिट में एम आर इज इक्वल टू एम सी है। यहाँ भी था सेकेंड यूनिट में, बट यहाँ पे एम सी डिक्रीज में था, यहाँ एम सी इंक्रीज में है। तो इस पॉइंट को, पॉइंट बी को हम बोलेंगे प्रोड्यूसर इज इन द इक्विलिब्रियम स्टेट। अब मैंने आपको बता दिया एम सी इंक्रीज होते समय ही हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं? क्योंकि कॉस्टिंग जब गिर रहा है, मेरे को खर्चा कम हो रहा है, फायदा ज़्यादा हो रहा है, तब मैं इक्विलिब्रियम में कभी भी आएगा प्रोड्यूसर? नहीं आएगा। इकोनॉमिक्स इज जस्ट ह्यूमन बिहेवियर। तो यहाँ क्या हो रहा है? कॉस्टिंग बढ़ गया, ठीक है बाबा, हम इतने में सही है, इतना प्रॉफिट हमारे जेब में, ठीक है, ठीक है। इस केस में हम बोलते हैं एम आर इजिकल टू एम सी होगा और एम सी इंक्रीजिंग पोजीशन में आ जाए, तब हम बोलेंगे प्रोड्यूसर इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो यहाँ पे ग्राफ के हिसाब से क्या है? बी में है और यहाँ फिफ्थ लेवल ऑफ आउटपुट में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट में आएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो इसको हम एग्जाम में लिखेंगे कैसे, इसको थोड़ा सा आप नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। देखो आपको शेड्यूल, डायग्राम और एक्सप्लेनेशन ऐसे लिखोगे तब भी आपको 6 का 6 मिलेगा बच्चों, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो आपको 6 मार्क चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? एग्जैक्टली लिखना है जैसे मैंने दिया, ये आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, एज अ पीडीएफ। तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। देखो हमने देखा था इन दिस केस एम आर इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू प्राइस। ये आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आपने रेवेन्यू चैप्टर नहीं पढ़ा, एक बार जरूर देखना उसको। एंड एम आर, ए आर कर्व्स आर हॉरिजेंटल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पे देख लो, ये ए आर एम आर या प्राइस, जो प्राइस कर्व हम बोलते हैं ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, डेफिनेटली है। जो आप डायग्राम में देख रहे हो ना, आपको वही लिखना है, कोई मन से सोच के नहीं लिखना है, ठीक है। एमसी जो कर्व है वो कैसा है बच्चों? यू शेप्ड है, दिख रहा है ये यू शेप्ड है आपको, यू शेप्ड है, बोलो हाँ कि ना? यू शेप्ड है, तो ये आपको देखना पड़ेगा, जो आपको दिख रहा है आपने वही लिख दिया। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज एम आर इज इक्वल टू एमसी इज बीइंग सेटिस्फाइड एट Q1 एंड Q2 लेवल ऑफ आउटपुट। अब देख लो पॉइंट ए एंड बी हमने देखा था, Q1 एंड Q2 लेवल में ये सेटिस्फाइड हो रहे हैं पॉइंट ए एंड बी के पास। बट एट Q3 MC इज मोर देन, एम आर इज मोर देन एमसी है, एम आर इज मोर देन एमसी है Q3 पॉइंट में। आप यहाँ पे देख पा रहे हो Q3 पॉइंट में क्या है? एम आर इज मोर देन एमसी है। यहाँ पे ये कौन सी कर्व है? एमसी है, और यहाँ एम आर ये है, तो एम आर इज मोर देन एमसी है कि नहीं है? एम आर एमसी से ज़्यादा है कि नहीं है? ये कंडीशन है Q3 पॉइंट में, वही आपने लिखा। उसके बाद सेइंग इट इम्प्लाइज दैट बेनिफिट डिराइव फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ ईच एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इज मोर देन द एडिशनल कॉस्ट इन अकर। मतलब रेवेन्यू ज़्यादा है, कॉस्ट कम है। इट इम्प्लाइज द सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट हो रहा है डेफिनेटली। प्रोड्यूसर विल देयरफॉर कंटिन्यू टू प्रोड्यूस मोर एज लॉन्ग एज एम आर इज इक्वल टू एमसी। यहाँ पे प्रोड्यूसर और ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा क्योंकि कॉस्टिंग कम लग रहा है, रेवेन्यू ज़्यादा है, तो और ज़्यादा प्रोडक्शन करो ताकि हमको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट और ज़्यादा मिले। सेम एट Q4 पॉइंट में आप देखना एम आर लेस देन एमसी हो गया, एम आर लेस देन एमसी हो गया। इट इम्प्लाइज दैट, ये हमने देखा था ना यहाँ पे इस कंडीशन में, देखो एम आर Q3 पॉइंट में, Q4 पॉइंट में लेस देन हो गया ना, एमसी ज़्यादा हो गया, एम आर कम हो गया। तो इस पॉइंट में, सॉरी इस पॉइंट में क्या करेगा? इट इम्प्लाइज दैट बेनिफिट डिराइव फ्रॉम प्रोड्यूसर ईच एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इज लेस देन द एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड। कॉस्ट ज़्यादा, प्रोडक्शन कम, मतलब रेवेन्यू कम, लॉस हो रहा है भैया। It implies the situation of loss for the producers. Producer will therefore stop the production as long as MR is equal to MC. जहाँ MR is equal to MC वहीं पे बोलेगा ठीक है, इतना ही ठीक है, हमारे जेब में जितना पैसा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद thus in the diagram Q2 becomes the point of producer equilibrium।
Q2 होगा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम. In the above diagram, MR is equal to MC is attained at output level of 2 and 5, but it is beyond fifth level of output. We have MC more than MR, therefore fifth level of output become a point of producer's equilibrium. ऐसे आपको स्टेटमेंट को लिखना है, 6 का 6 लेके जाना है. देखो हमने कुछ नहीं अलग से लिखा है, जो डायग्राम शेड्यूल में देखा उसी को एज इट इज लिखा. ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको ये प्राइस कांस्टेंट के समय हम कैसे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम निकालें, मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा. डाउट है तो मैं हूं ना, डोंट वरी, मेक मेरी रिपीट, हरी हरी. अब हम लास्ट टॉपिक है इसमें देख लेते हैं. व्हेन प्राइस फॉल्स, जब प्राइस डिक्रीज हो रहा है उस समय प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट में कब आएगा. सेम देखो, पहले 0 लेवल ऑफ आउटपुट था, उस समय भी टोटल कॉस्ट 2 था. क्यों था, कॉस्ट चैप्टर देखोगे. फिक्स कॉस्ट तो लगेगा ना बेटा, इसीलिए आउटपुट 0 फिर भी कॉस्ट लग रहा है तो ये फिक्स्ड कॉस्ट लग रहा है. ठीक है, 1 आउटपुट हुआ, टोटल रेवेन्यू 9 आ गया, प्राइस 9 हो गया, 7 का कॉस्टिंग लगा. ठीक है, ऐसे कर करके आप देखना प्राइस ये गिराते चला गया, जिसके चलते कॉस्टिंग भी बढ़ते चला गया. ठीक है, और टोटल रेवेन्यू भी बढ़ते चला गया. अब आप ध्यान देना, एमआर हम कैसे निकालेंगे, सेम अप्रोच जो पिछले में हमने देखा था. एमआर कैसे, डेल्टा टी आर अपन में क्यू, टोटल रेवेन्यू में कितना चेंजेस आया, यहाँ तो कुछ नहीं आया तो कुछ नहीं आएगा. यहाँ कितना आया भैया, सॉरी यहाँ कितना आया, 9 का चेंजेस आया तो हमने 9 रखा. यहाँ पे कोई चेंजेस है, कुछ नहीं है. ठीक है, यहाँ पे कितने का आया, 7 का आया, 7 रखा. इस हिसाब से हमने इसको करते चले गए. ठीक है, अब सेम एमसी भी हमने निकाल लिया. पहले में कोई एमसी में चेंजेस है, नथिंग. ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं रखा. सेकंड में कितना आया, 5 का चेंजेस आया, रख दिया. दूसरे में कितना आया, 2 का चेंजेस आया, रख दिया. इस हिसाब से आपने इसको भी करते चलेंगे. जब हम ये सेम डायग्राम को ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है. यहाँ पे हम एम आर इज इक्वल टू ए आर, सॉरी ए आर इज इक्वल टू प्राइस भी बोलेंगे इसको आपको. ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया. ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे जब आप एमसी को प्रेजेंट करोगे ये भी यू शिफ्ट होगा, बट पहला कंडीशन ये हो रहा है, दूसरा कंडीशन ये हो रहा है. हमने यहाँ पे क्या रखा था, एम आर इज इक्वल टू एम सी होगा भैया, एम आर इज इक्वल टू एम सी होगा. एंड एम सी क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी. यहाँ पे एम सी डिक्रीजिंग है तो डेफिनेटली प्रोड्यूसर चाहेगा कि और प्रोडक्शन करो, और प्रोडक्शन करो. बट जब हमारा एम सी इंक्रीज हो रहा है उस समय जो एम आर इज इक्वल टू एम सी वाली सिचुएशन आ रहा है, उसी समय हम बोलेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है. ठीक है, तो यहां पे आप ध्यान देना कौन से लेवल ऑफ आउटपुट में एम आर इज इक्वल टू एमसी है, यहां कहीं नहीं है, एक ही जगह आपको दिख रहा है एम आर इज इक्वल टू एमसी. कौन सा, 0.33, मतलब फोर्थ लेवल ऑफ आउटपुट में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम लेवल में है. आपको क्लियरली दिख रहा है. यहां पे भी हम कुछ नहीं प्रोडक्शन हो रहा है तो इसको नहीं लेंगे, ये कंडीशन छोड़ दो. बट ये कंडीशन में देखो प्रोड्यूसर क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट में आ रहा है एट फोर्थ लेवल. जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो इस तरीके से कुछ वो दिखेगा. ठीक है बच्चों, तो हम इसको एक एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं. सेम कंडीशन है वो, ये बस प्राइस का खेल है दोनों जगह. वो कांस्टेंट था, ये डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, अब चलो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगा. इन दिस केस ए आर लेस देन, सॉरी एम आर लेस देन ए आर होती है एंड दे आर डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन का डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में कोई भी चीज डिक्रीज होता है वो डाउनवर्ड होता है, इंक्रीज होता है अपवर्ड होता है, कांस्टेंट है स्ट्रेट लाइन होता है. ये तो आपने पहले चैप्टर से पढ़े आ रहे हो. ठीक है, MC is U shaped due to the law of variable proportion. Law of variable proportion आप लोगों ने पढ़ा होगा. पहले क्या होता है, इंक्रीजिंग रेट में इंक्रीज होना, देन डिक्रीजिंग रेट में इंक्रीज होना, एंड देन एक टाइम के बाद डाउन होना. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमने पढ़ा है पहले प्रोडक्शन फंक्शंस में. ध्यान से एक बार पढ़ना पड़ेगा इसको. ठीक है, MC का यू शेप्ड क्यों है, 1 मार्क क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे, लिखोगे ड्यू टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. देखो MC इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू MC, Q1 पॉइंट में और Q2 पॉइंट दोनों में हो रहा था, पॉइंट AB में. बट एम आर इज मोर देन एमसी था, एम आर ज़्यादा था, कॉस्टिंग कम था, तो प्रोड्यूसर सेम चीज़ है ना, प्रोडक्शन तो करेगा. बट सेकंड केस में एम आर रेवेन्यू कम हो गया, कॉस्टिंग ज़्यादा हो गया, तो प्रोडक्शन लॉस में आ रहा है, तो बोलेगा नहीं रे बाबा अब नहीं प्रोडक्शन करना है. तो Q2 पॉइंट में प्रोडक्शन क्या कर रहा है, बिकम पॉइंट द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट. इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ हो जाएगा, जो हमने देखा था फोर्थ लेवल ऑफ आउटपुट में सेकेंड डायग्राम में. यहाँ फोर्थ लेवल ऑफ आउटपुट में होगा. यहाँ पे आप देखना एमसी क्या हो रहा है, एमसी इंक्रीजिंग में है, एमसी 3 से 6 में इंक्रीज में जा रहा है, तब ये हम बोलेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट में आएगा एट द फोर्थ लेवल ऑफ आउटपुट. इस हिसाब से आपको इस चैप्टर को कंप्लीट करना है और चैप्टर के सारे टॉपिक ऑलमोस्ट होंगे खत्म. अब कुछ बचा ही नहीं है, चैप्टर बहुत छोटा सा है. ठीक है, कोई डाउट होगा, कोई समस्या होगा, आप लोग बेझिझक मेरे व्हाट्सएप चैनल में आ जाइए और ये नोट्स को ले जाइए, कमेंट सेक्शन में आ जाइए. आप लोग कमेंट करोगे तो मैं डेफिनेटली लाइव भी आऊँगा. मैं लाइव आने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करेंगे तभी तो लाइव आने का कोई फ़ायदा है. तो इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर करिए, नया चैनल है सपोर्ट करिए. मैं अभी पीपीटी में पढ़ा रहा हूँ, यही पीपीटी टीवी से भी पढ़ाऊँगा. मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी बच्चे अक्रॉस द कंट्री हैं इसको फ़ायदा ले पाएँ. तो डेफिनेटली आप नए चैनल को सपोर्ट करिए. यदि आपको कंटेंट समझ में आ रहा है तो
सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम नए वीडियो में, सप्लाई, उसके बाद इलास्टिक ऑफ सप्लाई। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।